नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। सरकार आस का नाम है। वो आस जो जनता लगाती है, वो आस जो बेहतरी को लेकर होती है, वो आस जिसके दम पर वोट मांगे जाते हैं, और वो आस जो लोगों के घर के चूल्हे से लेकर अरबों खरबों की योजनाओं तक होती है। लेकिन जब सरकार आपके आसपास होती तो जाहिर है आस ज्यादा हो जाती है। बीकानेर की सीरत और सूरत भी कुछ ऐसी ही है। सरकार जब बीकानेर में है तो बीकाना के रहवासियों की आस ये कि सरकार कुछ ऐसा करेगी कि बीकानेर संभाग को याद रहे। आस पानी की थी, आस बिजली की थी, आस उद्योगों की थी और आस बेहतर शिक्षा की थी, क्योंकि सरकार बीकाना में थी और संभाग की आस अच्छे दिनों की थी। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। कुछ ही देर का वक्त ये बचा हुआ ऐसा बताया जा रहा है जब ये घोषणाएं निकल करके सामने आएंगी। क्या हो सकते हैं अहम फैसले, इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्री गुलाब चंद कटारिया से बात की मेरे सहयोगी पीयूष शर्मा ने। क्या हुआ उस वक्त, क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या कुछ इशारे दिए, जरा सुनिए। बीकानेर संभाग को आज कई सौगातें मिलने वाली है। कुछ ही देर बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें अहम फैसले होने वाले हैं। किस प्रकार के फैसले लेंगे, क्योंकि कई मंत्री सरकार के गांवों में गए थे, वहां की जो समस्याएं थी उससे रूबरू हुए थे। उसी के आधार पर आज निर्णय होने हैं और सौगातें दी जानी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण विकास मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया जी। कटारिया जी से बात करेंगे कि आज क्या खास सौगात मिल सकती है उनकी नजर में। देखो, हमारे विभाग से संबंधित और जिस क्षेत्र में हम घूमे हैं उसमें जो समस्याएं निकल करके आई है उनके बारे में हम जरूर फीडबैक देंगे। विशेष करके नरेगा का उपयोग किसान के साथ कैसे टाई अप किया जाए और अधिक से अधिक किसान को कैसे उसमें मदद मिले। तो मैं सोचता हूं कि खाले बनाने के बारे में है, सड़क के बारे में है, सिंचाई के बारे में है, वन विभाग में है। ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो हमारे साथ 45% जितना हम खर्चा करते हैं, लगभग 3200 करोड़ रुपया, 3300 करोड़ रुपया, ये इनका हिस्सा रहता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये डिपार्टमेंट हमारे नरेगा के साथ लाइजन नहीं करते हैं और मुश्किल से खर्चा बुक होता है 5%। हम चाहेंगे आज कि कोई ऐसा नीतिगत फैसला हो कि ये सारे डिपार्टमेंट नरेगा के साथ लाइजन करके पैसे का भी सदुपयोग करें और प्रॉपर्टी या सही संपत्ति बनाने का प्रयास करें। दूसरा यहाँ क्या है कि आपड़ी योजना चूरू में बहुत बड़ी गांवों को पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन वो सारी योजनाएं जो है वो पंचायतों को दे दी और मात्र उसमें जो है ना बिजली का बिल और वो देते हैं छोटा मोटा। हमारी पंचायत इतनी एक्सपर्ट नहीं होती है कि वो टेक्निकल काम कर सके। इसलिए हम चाहेंगे कि आज सरकार नीतिगत निर्णय ले कि जो पंचायतों को पानी की जो काम दिए थे अपनी योजना के तहत ही है, ये जो डिग्गी से सीधा ही पानी उठा करके सप्लाई करने का इस एरिया में बीकानेर में बहुत कुछ काम है। इसी तरह से जनता जल योजना है बहुत बड़ी संख्या में, जिनका हम ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। ये योजना हमारी तरफ से आग्रह होगा कि ये पीएचडी को दे दिया जाए तो गाँव को जो सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम है उसका इसमें से कोई रास्ता निकले। निश्चित तौर पे ये कहना है गुलाब चंद कटारिया जी की जो खास योजनाएं ग्रामीण इलाकों में देखी जिससे जो कि पंचायती राज विभाग के पास थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो गति थी वो गति नहीं मिल पा रही थी। इसलिए सरकार के स्तर पे आज की बैठक में इस बात को रखा जाएगा और निश्चित तौर पर कोई ठोस निर्णय होगा जिससे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर विकास तेजी से हो सके। सहयोगी रविकांत के साथ पीयूष शर्मा, बीकानेर, फर्स्ट इंडिया। ग्रामीण इलाकों में विकास तेजी से हो सके, यानी कह सकते हैं पूरी उम्मीद आस की है। आस इस बात की कि सरकार क्या डिसीजन लेती है। कुछ ही देर में यह फैसला होगा, लेकिन उससे पहले जान ले कि आस क्या है। कैबिनेट की बैठक में सरकार बीकानेर संभाग को कई सौगातें दे सकती है। जब इस पर चर्चा हुई तो क्या कुछ निकल करके सामने आया, पहले ये देखिए और उसके बाद जरा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ब्रीफिंग में क्या करती है। पिछले 11 दिन से बीकानेर संभाग में जो समस्याएं सरकार के सामने आई, उनमें पेयजल की समस्या प्रमुख रही। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जनता जल योजना को वापस पंचायती राज विभाग के हाथ से लेकर जलदाय विभाग को दिया जा सकता है। वहीं नहरी क्षेत्र में टेल एंड तक सभी को सिंचाई के लिए समान रूप से पानी मिले, इसके लिए भी विशेष रूप से बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि उससे नहर की मरम्मत की जा सके। एटलीस्ट पता तो करें क्या हो रहा है। अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और मैं ये पहली दफा नहीं है, मैंने 2007-8 में भी ये 5 दिन का दौरा किया था, जो पूरे नहर के तंत्र को इसी मौसम में देखा था।
तभी तो मालूम पड़ता है कि कितना पानी आ रहा है, क्या स्थिति है, मोगे कैसे हैं और जो नहीं होना चाहिए वो क्या हो रहा है, और सब चीज़ों को देख के उसको ठीक करने की कोशिश। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता को और जनता के विशेष क्या हैं, क्या चाहते हैं, उसको देख के आगे बढ़ाने का काम। इंदिरा गांधी नहर में प्रदूषण की समस्या भी अधिकतर मंत्रियों ने राज्य के सामने रखी। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस योजना की घोषणा किया जाना लगभग तय है। नहरी क्षेत्र में सेम की समस्या से निपटने के लिए भी कैबिनेट में घोषणा होगी, तो वहीं बीकानेर संभाग को सोलर हब के रूप में विकसित करने का ऐलान होने की भी संभावना है। इसके अलावा बीकानेर शहर में सूरसागर तालाब को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने, रंगमंच को पीपीपी मॉडल पर शुरू करने और डेयरी को भी निजी सहभागिता से आगे बढ़ाने को लेकर घोषणा हो सकती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में बीकानेर से अलग कुछ रेगुलर एजेंडे शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल इंतजार है राज्य के पिटारे से राहत की रहमत बरसने का। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। तो बीकानेर में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और माना यह जा रहा है कि आज अपनी जल योजना और जनता जल योजना के संचालन का काम जलदाय विभाग को सौंपा जाना तय है, यानी कि एक छत के नीचे पानी की हर समस्या को लेकर के आया जाए और वहीं से उसका हल हो। यह रास्ता सरकार तलाशती हुई दिख रही है, क्योंकि पानी की सबसे ज्यादा समस्या इस पूरे इलाके में देखने को मिली, चाहे पेयजल हो चाहे सिंचाई का। पहले आपको याद दिला दें कि यह जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग के पास थी और जैसा कि कुछ देर पहले आपने ग्रामीण विकास मंत्री को कहते हुए सुना, गुलाबचंद कटारिया को, कि पंचायतें इसमें इतनी मास्टरी नहीं रखती हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार बीकानेर के बड़े धार्मिक स्थलों, और ये एक अहम चीज है जो आज होती हुई दिखाई दे सकती है। फर्स्ट इंडिया ने इसे लेकर के पहले ही कहा था कि धार्मिक स्थलों को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसमें बीकानेर शहर की बेतरतीब बसावट और प्रमुख धार्मिक स्थलों की चर्चा है कि किस तरह से इसे स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया जा सके। इसमें प्रमुख मंदिरों, जिसमें कि करणी माता है, सबसे ज्यादा लोग यहां पर पहुंचते हैं, गोगामेड़ी मंदिर है और उसके साथ ही कई ऐसे मंदिर हैं जिसे मास्टर प्लान में शामिल किया गया है और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की अब आस लिए सरकार आगे बढ़ रही है। और अरविंद मेरे सहयोगी बीकानेर से जुड़ गए फोन लाइन पर, जानकारी जरा उनसे लेते हैं। अरविंद, बीकानेर वासियों को आस बहुत थी, इससे पहले खुशखबरी निकल करके ये सामने आई कि वहां पर एयरपोर्ट आ चुका है, और अब कितनी आस बीकानेर वासियों को है कि सरकार अब से कुछ देर बाद में ये ब्रीफिंग करने वाली है, राजेंद्र राठौड़ बोलने वाले हैं, उससे पहले आस किस तरह की? जी राहुल, बीकानेर वासियों को बड़ा इंतजार है। आज जो मैराथन बैठक हुई है उसके बाद में लगातार फोन मीडिया कर्मियों के पास भी आ रहे हैं कि बीकानेर के लिए क्या कुछ नया निकलकर सामने आया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैराथन बैठक खत्म हुई है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कुछ मंत्री वहां से निकल चुके हैं और कुछ ही पल में राजेंद्र राठौड़ प्रेस को यहाँ ब्रीफ करेंगे। इससे पहले जो जानकारी हमारे सामने आई है कि ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया है और बीकानेर को जैतून हब बनाने की भी कैबिनेट बैठक में मुहर लग चुकी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ बातें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन पूरी तरह से उनकी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ देर में राजेंद्र राठौड़ अपने यहाँ आकर प्रेस को खुद ब्रीफ करेंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि कहीं ना कहीं तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसके लिए काफी आस थी लोगों को, इसके लिए काफी मेमोरेंडम भी मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे, उसको लेकर भी लगता है कोई ना कोई फैसला यहाँ जरूर हुआ होगा। जी बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं, मैं जहां तक समझ पाया हूं दो जानकारियां आपने बड़ी महत्वपूर्ण दी है। एक, ऊंट को राजकीय पशु घोषित करने की, यह भावनात्मक मामला है, जिस तरह से ऊंट हमारे भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा जीव है जिसे लेकर के बड़ी घोषणा निकल करके सामने आई है, ऊंट बचाने को लेकर कई संस्थाएं काम करी। तो दूसरी तरफ जैतून हब घोषित करना, पूरी तरह से नकदी फसल के ऊपर जोर है ताकि किसानों का भला हो पाए, यानी कह सकते हैं भावनात्मक कोशिश भी है, और दूसरी तरफ जो व्यावहारिकता है पैसे को लेकर वो किसानों तक पहुंच पाए, इसलिए जैतून हब की बात की गई है। ये जो दोनों घोषणाएं हुई है इससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा, पशुपालकों को फायदा होगा। सरकार कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहती है कि किसानों के और पशुपालकों के संरक्षण के लिए भी सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, और इस दिशा में ये काम हुआ है। कहीं ना कहीं अगर सरकार किसी चीज का संरक्षण करती है तो कानूनी जामा पहन लेता है, उसके बाद में उसके बढ़ावा देने के लिए पूरी परियोजना जो है वो संचालित होती है, अधिकारियों के समेत जो पूरा तंत्र है वो उसको विकसित करने में लग जाता है। जी बिल्कुल। अरविंद, इस बीच मुझे जरा यह समझाएं, एक बड़ी मांग निकल करके सामने आई थी, आज दिन में भी हमारी बात हुई थी, वो मांग थी हाईकोर्ट बेंच की, इसे लेकर के भी आज मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से कुछ वकीलों की।
जी, वकीलों ने यहाँ प्रदर्शन भी किया था। हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है वो लगातार चलती जा रही है। वकीलों का यह कहना है कि जोधपुर में जो हाईकोर्ट बेंच है, बीकानेर संभाग की अगर बात करें, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर समेत जो लोग हैं वो यहाँ से जोधपुर जाते हैं। अगर बीकानेर में ये मांग पूरी हो जाती है तो न केवल बीकानेर को बल्कि पूरे संभाग को फायदा होगा। और जहां तक जोधपुर हाईकोर्ट बेंच की बात है, जो लोग जोधपुर में जाते हैं, जोधपुर में जो केस फाइल होते हैं, उनमें अधिकतर केस जो है वो बीकानेर संभाग के ही होते हैं। जी राहुल। अरविंद, सबसे बड़ी समस्या हमने देखा, लगातार हम इस पूरे कार्यक्रम को कवर भी कर रहे थे, जगह जगह सरकार गई, जगह जगह मंत्री गए, जगह जगह मुख्यमंत्री गई, और जहां सबसे ज्यादा समस्या निकल करके सामने आई वो पानी की थी। चाहे सरहदी हो, चाहे हरियाणा से जुड़ा हुआ इलाका हो, चाहे पंजाब से जुड़ा हुआ इलाका हो, पूरे संभाग में सबसे बड़ी समस्या पानी। जी राहुल, पश्चिमी राजस्थान की अगर जीवनदायिनी की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो किसानों के लिए जीवनदायिनी है। उस नहर की पानी की जो समस्या है, नहरी पानी की जो समस्या है, सेम की जो समस्या है, उसको लेकर नहरी क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, वो लगातार मांग करते रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब क्षेत्र का दौरा किया, जो मंत्रियों ने दौरा किया, तो ये बात निकल कर उनके सामने तक भी पहुंची थी कि कहीं ना कहीं उनकी जो समस्या है, मोटी समस्या जो है, मुख्य समस्या जो है, उसके हल और उसके निराकरण के लिए सरकार कोई ना कोई बात सोचे। और आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है, निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई फैसला जरूर हुआ होगा। जी राहुल। अरविंद, एक पहचान रखता है बीकानेर, एक उद्योगों के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, एक नमकीन और रसगुल्ले का उत्पादन यहाँ पर होता है व्यावसायिक तौर पर, उसको लेके उद्योगपतियों को आश है जो इसका बिजनेस करते हैं। दूसरी तरफ सिरेमिक उद्योग है, इसको लेकर के भी आश है। क्या ये आशा लगाई जा सकती है कि इस बार की कैबिनेट में इन दो उद्योगों को मद्देनजर रखते हुए कोई घोषणा हो? जी राहुल, ये दोनों बात आपने जो कही है, सिरेमिक का उद्योग हो, पापड़ और नमकीन का और मिठाई का जो उद्योग है, उसको लेकर निश्चित रूप से बात सरकार ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। लेकिन एक बात अगर कही जाए तो व्यापारियों ने एक पूरे ढंग से, पुरजोर ढंग से जो बात कहनी चाहिए थी, वो शायद वहां सीएम तक और मंत्रियों तक नहीं रखी। मेगा फूड पार्क को लेकर जो स्थापना की बात है, उसको लेकर जो लगातार वो मांग कर रहे थे, लेकिन ये मांग पूरी हो पाती है या नहीं, अब ये कुछ देर बाद में इस बात का पिटारा खुल पाएगा। बिल्कुल अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अरविंद व्यास मेरे सहयोगी ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। दो बड़ी खबरें हैं, एक ये कि ऊंट को राजकीय पशु घोषित कर दिया गया, और दूसरा ये कि बीकानेर को जैतून हब घोषित किया गया है। कुछ ही देर में राजेंद्र राठौड़ आने वाले हैं और वो घोषणाओं का पिटारा खोलेंगे, और जैसे बजट का इंतजार होता है ना, ठीक उसी तरीके से बीकानेर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार बीकानेर की जनता, बीकाणा के रहवासी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आज की खबर में आइए अब सीधे रुक करते हैं बीकानेर का। राजेंद्र राठौड़ चिकित्सा मंत्री ब्रीफ करना कैबिनेट की बैठक के बाद में, क्या मिला बीकाणा को सुनते हैं। सारी सड़कों का भी जिला स्तर पर ये सड़कें बिल्कुल दुरुस्त और ठीक रहे, इसलिए मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। 8 वर्ष तक उस संवेदक को सड़क का मेंटेनेंस करना होगा। ये सड़कें सारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं की, खुली निविदाओं के माध्यम से इनकी निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। इस निर्णय के बाद में और इसके लागू होने के बाद राज्य की सभी सड़कें खड्डा रहित और समतल हो जाएगी। कबीना ने एक दूसरा निर्णय लेकर ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया है। राजस्थान गौवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम 1995 की तर्ज पर राजस्थान
उष्णवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात विनियम अधिनियम 214 बनाए जाएंगे। ऊंट के वध को निषेध किया जाएगा। इसके अनुसार ऊंट व ऊंट पालकों के विकास के लिए सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। ऊंट के टोलों का पंजीकरण किया जाएगा। ऊंटों की पृथक प्रजननीति बनाई जाएगी तथा ऊंट के दूध का उपयोग इसके लिए शोध भी किया जाएगा। राज्य सरकार ने आज एक निर्णय लेकर बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 34(3) में एक संशोधन किया है। बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 7(2), 3, 5 व 8(5) में मौजूदा प्रावधान जो बॉयलर किसी भी कारखाने द्वारा बॉयलर को काम में लेने के लिए इंस्पेक्शन और सरकारी सर्टिफिकेशन की अनुमति लेनी आवश्यकता होती थी, में शिथिलता दी है। शिथिलता के अनुसार कॉम्पिटेंट पर्सन्स, अधिकृत योग्य व्यक्ति जो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो के निरीक्षण करवाकर कोई भी उद्यमी बॉयलर चला सकेगा। एक तरह से इंस्पेक्टर राज से उद्यमियों को मुक्ति दिलाने के लिए यह सार्थक प्रयास है। आज कबीना के सामने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रस्तुत हुआ, जिसे आने वाले विधानसभा के सत्र में विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन स्थानीय निकाय 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कबीना के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसको विधानसभा में रखने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने पूर्व में बाड़मेर जिले में कांग्रेस के कार्यकाल में पचपदरा एवं जसोल में रिफाइनरी लगने की घोषणा के साथ ही बड़ी मात्रा में अवैधानिक रूप से जमीनों का विक्रय होने पर पंजीयन पर रोक लगाई थी। तथा इसमें एक जांच समिति बनाई थी। जांच समिति में प्रथम दृष्टया दोषी होने पर तहसीलदार विवेक व्यास, नायब तहसीलदार हरि सिंह चारण, पंजीयन लिपिक पुखराज तथा जासोल में पदस्थापित नायब तहसीलदार ताराचंद, पंजीयन लिपिक श्री बिस्नाराम व राणाराम के विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई प्रारंभ की गई व जासोल के उपपंजीयक राजेश मेवाड़ा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ये रोक पूर्व में हटा ली गई थी
आज मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन किया है। तारीख बाद में बता दूं, तारीख देखना रोक कर। राज्य कैबिनेट ने एक निर्णय लेकर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन किया। इसके नियम 72 में अगर किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो तो नियम 72 के अंतर्गत उनको अधिकतम पेंशन की राशि में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में ये राशि की अधिकतम राशि 12,425 रुपए की थी, जो अधिनियम की धारा 62(1) के अंतर्गत देय थी। एक में दोनों व्यक्तियों में से एक की मृत्यु होने पर 30% राशि, वो दोनों की मृत्यु होने पर 62(2) में 50% राशि देय थी। अब इस राशि को बढ़ाकर परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवारजन को अधिकतम 23,100 और दोनों की मृत्यु होने पर 38,500, यानी अधिकतम जो वेतन है वो 77,000 है, उसका 50% और 30% के हिसाब से ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने निर्णय कर अप्रेंटिस एक्ट 1961, जिसको हिंदी में शिक्षुता अधिनियम 1961 कह रहे हैं, इसमें राज्य सरकार ने आज संशोधन करने का निर्णय लिया। राज्य के अंदर अब तक अप्रेंटिस एक्ट के तहत 995 प्रतिष्ठान अधिसूचित है। उसमें कुल 11,838 सीटें अधिसूचित है। उसमें से मात्र 3,879 सीटों पर ही अप्रेंटिस मिले, जो कुल सीटों का 32.85% था। अब राज्य सरकार ने राज्य शिक्षुता परिषद, स्टेट अप्रेंटिस काउंसिल को यह अधिकार दिया है कि वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग की अवधि का आवश्यकता अनुसार नए सिरे से निर्धारण करें। तथा विभिन्न व्यवसायों से व उद्यमियों से विचार विमर्श करके अधिसूचित करें कि किन किन विषय पर अप्रेंटिस की आवश्यकता है। इस हेतु जहां 250 से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं, वहां राज्य सरकार कुल खर्चे का 75% वहन करेगी, उद्यमी 25% वहन करेगा। परंतु किसी भी कीमत पर अप्रेंटिस में भर्ती होने वाले किसी भी ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम स्टाइफंड नहीं दिया जाएगा। बीकानेर संभाग में विभिन्न नगर परिषदों को
बरसात का पानी और गंदे पानी के निकास के लिए आने वाली बरसात में मौसमी बीमारियां नहीं फैले, इसके लिए आज राज्य सरकार ने सिर्फ गंदे पानी का इसी ऋतु में विकास के लिए बीकानेर नगर निगम को 100 लाख, डूंगरगढ़ नगर पालिका को 20 लाख, नगर परिषद चूरू को 100 लाख, नगर परिषद सुजानगढ़ को 25 लाख, नगर पालिका तारानगर को 25 लाख, नगर पालिका सरदारसर को 25 लाख, नगर पालिका रतनगढ़ को 25 लाख, नगर पालिका राजगढ़ को 25 लाख। तो राजस्थान की सामान्य ज्ञान की किताबों में कुछ बदलाव आया है। आज से हमारा राजकीय पशु ऊंट है। घोषणाएं तमाम हो रही हैं। सीधी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आगे बिग फाइट लाइव अश्विनी के साथ बोल बीकाणा। फिलहाल पूरी टीम को दे इजाजत, लेकिन देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट।